आशा की नई किरण भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज मैं लेकर आई हूं कहानी का भाग दूसरा। बस यही कि आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज करवा लें, और जब तक आपका इलाज चलता रहेगा मैं अपने जॉब पर वापस जाकर खुश रहने का प्रयास करूंगी। पीयूष सोच में पड़ गया। स्वाति का काम पर जाना उसे पसंद नहीं था। दरअसल वह अपनी यौन अक्षमता से परिचित था और वह नहीं चाहता था कि शादी के बाद स्वाति अन्य पुरुषों के संपर्क में आए। स्त्री की अधूरी इच्छाएं और कामनाएं उसे भटका सकती थी। इन पर किसी स्त्री का जोर नहीं चलता। बाहर जाकर काम करने की इच्छा तुम मन से निकाल दो, पीयूष ने कुछ कड़े स्वर में कहा। माँ कभी नहीं मानेगी, और अगर मैंने इजाज़त दी तो घर में बेवजह कलह पैदा होगा। परंतु मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम में रचनात्मक प्रतिभा है, मैं घर पर कंप्यूटर ला देता हूँ। तुम लेख कहानियाँ लिखकर पत्र पत्रिकाओं में भेजो। इससे तुम्हारे अंदर का रचनाकार जीवित रहेगा और तुम समय का सही उपयोग भी कर सकोगी। स्वाति जो चाहती थी यह उसका सही समाधान नहीं था। 24 घंटे घर पर रहने से एकाकीपन और ज़्यादा डरावना लगने लगता है। यूं तो स्वाति के ऊपर बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु पुरानी सहेलियों और मित्रों से संपर्क टूट चुका था। एकाध से कभी कभार फोन पर बात हो जाती थी। अब उसे अपने पुराने रिश्तों को जीवित करना होगा। जिस घुटन भरी मानसिक अवस्था में वह जी रही थी, उसमें उसका बाहर निकल कर लोगों के साथ घुलना मिलना आवश्यक था, वरना वह मानसिक अवसाद के गहरे कुएं में गिर सकती थी। स्वाति ने बुझे मन से पति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मन में विद्रोह के भाव जागृत हो उठे। वह बहुत सीधी, सरल और सच्चे मन की लड़की थी। उसके स्वभाव में विद्रोह भाव नहीं थे, परंतु परिस्थितियों मनुष्य को विद्रोह बना देती हैं। स्वाति के पास विद्रोह करने के एक से अधिक कारण थे, परंतु अपनी मनोभावना को उसने पति पर प्रकट नहीं किया। स्वाति ने संशय से पूछा, और आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में क्या सोचना? उसने टालने के भाव से कहा। आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मैं इतनी भोली हूँ और पुरुष के बारे में कुछ नहीं जानती? आप अपने आप को किसी भ्रम में रखने की कोशिश ना करें, वरना मांझी पोता पोती का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से कूच कर जाएंगी। पीयूष कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीरता से कहा, मैं अपना इलाज करवा लूँगा। तो फिर कब चलेंगे डॉक्टर के पास? स्वाति ने उत्साह से कहा। तुम क्यों मेरे साथ चलोगी? मैं स्वयं जाकर डॉक्टर से सलाह ले लूँगा। पीयूष की आवाज़ में बेरुखी साफ दिखाई पड़ रही थी। स्वाति के मन में कुछ चटक गया। पति पत्नी के प्रेम की डोर में एक गांठ पड़ गई। पीयूष ने दूसरे ही दिन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रिंटर के साथ लाकर घर पर लगवा दिया। स्टेशनरी भी रख दी। स्वाति ने अपने भावों को शब्द रूप में ढालना आरंभ किया। उसके लेखन को प्रकाशन के माध्यम से गति मिली। इससे काफ़ी हद तक उसे मानसिक सुख और शांति का अनुभव हुआ। अपनी दुर्दृष्टता और मानसिक परेशानियों से बचने का उपाय ढूंढ रही थी, तो दूसरी तरफ सासू माँ उसकी परेशानियाँ बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। जैसे जैसे महीने साल में बदल रहे थे, सासू माँ की वाणी की मधुरता गायब होती जा रही थी। उनके मुंह से अब केवल वाक्यवाण ही निकलते थे। स्वाति को बात बात पर कोसना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। सासू माँ की कटुता स्वाति अपनी कहानियों और कविताओं में भरती रहती थी। सासू माँ अक्सर टोकती, स्वाति कुछ घर की तरफ भी ध्यान दो, मेरे बिना घर का कौन सा काम रुका पड़ा है।
स्वाति ने अब अपनी स्वाभाविक सरलता त्याग दी थी। वह भी पलट कर जवाब देने लगी थी, शादी के कई साल हो गए, अभी तक एक बच्चा पैदा ना कर सकी। घर गृहस्थी की तरफ कब ध्यान दोगी? बच्चे कब संभालोगी? जब समय आएगा बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। वह समय पता नहीं कब आएगा, सासू माँ बोली। स्वाति कुछ नहीं बोली तो सासू माँ ने आगे कहा, तुम्हारे पैर घर में टिकते ही नहीं, बच्चों की तरफ ध्यान क्यों जाएगा? बाहर तुम्हारे सारे शौक पूरे हो रहे हैं तो पति से क्या लगाव होगा? उसे प्यार दोगी तभी तो बच्चे पैदा होंगे। स्वाति ने जलती आंखों से सासू माँ को देखा। मन में एक ज्वाला सी भड़की। इच्छा हुई कि सासू माँ को सब कुछ बता दे, कम से कम उनका कोसना तो बंद हो जाएगा। परंतु क्या वे उसकी बात पर विश्वास करेंगी? शायद ना करें। अपने बेटे की कमजोरी को वे क्यों स्वीकार करेंगी? पता नहीं कैसी बंजर कोख लेकर आई है। उसार में भी बरसात की 2 बूंदें पड़ने से घास उगाती है, परंतु इसकी कोख में तो जैसे पत्थर पड़े हैं। सासू माँ के प्रवचन चलते ही रहते थे। सासू माँ की जली कटी सुनते सुनते स्वाति तंग आ चुकी थी। लेख, कविता और कहानी के माध्यम से मन की भड़ास निकालने के बाद भी उसके मन की जलन कम नहीं होती थी। दिन पर दिन स्वाति का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। पीयूष की तरफ से उसे कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे थे। उसने कहा था कि वह एक आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर जननेंद्रियों को पुष्ट करने वाली कुछ यौगिक क्रिया कर रहा था। यह दूध के साथ कोई चूर्ण ले रहा था। स्वाति समझ गई वह किसी ढोंगी वैद्य के चक्कर में फंस गया था। एक नियमित अवधि के बाद जब दोनों ने संबंध बनाए तो स्वाति को पीयूष की परुषता में कोई अंतर नजर नहीं है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? स्वाति ने कहा। क्या फ़ायदा? जब आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है तो अंग्रेजी चिकित्सा में कहाँ होगा? आप कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति के मुंह से भी यह बात अच्छी नहीं लगेगी। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। कम से कम आप तो ऐसी बात ना करें। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, पीयूष ने बात को टालते हुए कहा और बाहर की तरफ चला गया। स्वाति पति के टालू स्वभाव से हैरान रह गई। पता नहीं किस मिट्टी का बना है यह इंसान। सासू माँ का अत्याचार उसके ऊपर बदस्तूर जारी था, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उनके तानों और जली कटी बातों से स्वाति का हृदय फट कर रह जाता था। दूसरी तरफ पति के अपेक्षा से उसकी मानसिक परेशानियां दुगनी हो जाती। उसे लगता इस भरी पूरी दुनिया में वह बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसका पति और सास ही उसके दुश्मन बन गए हैं। अपने मम्मी पापा से वह अपनी परेशानी बता नहीं सकती थी। अपना दर्द वह उनके हिस्से में क्यों डाले? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी, उसकी शादी कर दी। अब अपने दाम्पत्य जीवन की परेशानियों से अवगत कराकर उन्हें क्यों परेशान करें? उसने ठान लिया कि वह स्वयं ही अपनी परेशानियों से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। इन्हीं दुश्चिंताओं से गुजरते हुए उसने इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट का नाम व पता ढूंढ निकाला। फिर पीयूष से कहा, आप स्वयं तो कुछ करने वाले नहीं हैं। मैंने एक डॉक्टर के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त की है, उनसे अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। कल हम दोनों उनके पास चलेंगे। पीयूष ने अपने स्वर में और ज़्यादा तल्खी घोलते हुए कहा, एक बात समझ लो, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला। तुम अपने काम से काम रखो, घर संभालो, माँ की सेवा करो, अपना लेखन कार्य करो। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। मेरे बारे में कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी है तो लेकर आएंगे भाग 3। तब तक के लिए बाय।